सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। पाकिस्तान पर हमलों के बाद मुंह तोड़ जवाब ने अफगानिस्तान को पसपाई पर मजबूर किया है। सीज़ फायर के बावजूद कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात की भी खबरें हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला भारत की शय पर किया है। हमले के वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में मौजूद थे। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफ़गान हुकूमत अगर संजीदा है तो सीज़ फायर के मामले को आगे बढ़ाए, महज वक्त हासिल करने के लिए सीज़ फायर मंजूर नहीं। दूसरी जानिब चाइना ने पाक अफ़गान सीज़ फायर का खैर मकदम किया है, जबकि अफ़गानिस्तान में UN मिशन ने लड़ाई ख़त्म करने का मुतालबा किया है। ईरानी सदर ने भी इस अज़्म का इजहार किया कि पाक अफ़गान कशीदगी ख़त्म कराने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर की सदारत में होने वाले इजलास के अहम फैसले ये किस हद तक अहम है और अब क्या अफ़गानिस्तान समझ आएगा, संजीदा इक़दाम की जानिब आएगा, इस पर बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप ये सारे मामलात को? अभी हम देख रहे हैं कि इंगेजमेंट्स भी हो रही हैं इस सिलसिले में, बैकडोर डिप्लोमेसी भी कहीं ना कहीं उस हवाले से भी खबरें हैं। सो अब अगर ये जो डायलॉग्स के हवाले से भी खबरें हैं ये होते हैं तो इसमें आपकी असेसमेंट क्या है? क्योंकि ये अफ़गान तालिबान इनकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए सवालात तो फिर भी रेज़ होते हैं, लेकिन जब ये ममालिक जो डायलॉग्स कराने में इस वक्त हम देख रहे हैं इंगेजमेंट्स में या हिस्सा ले रहे हैं या बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या अफ़गान तालिबान वाकई संजीदा इक़दाम करेंगे, मजबूर हो जाएंगे वो? देखिए हम ना, अच्छी बात यह है कि एक दावा आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उसको झुटा दिया जाता है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी अफ़गान सरजमीन अपने हमसायों के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए। अब इस पे 2 मौक़िफ़ नहीं, 3 नहीं, 4 मौक़िफ़ मुख्तलिफ़ हवालों से अफ़गान गवर्नमेंट TTA तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की तरफ से आते हैं। कभी वो कहते हैं कि जी हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते, एक्शन लेंगे तो हमारी मुश्किलात बढ़ जाएंगी, दाइश के साथ मिल जाएंगे, अलकायदा के साथ मिल जाएंगे। कभी वो कहते हैं जी, लेटेस्ट बयान उन्होंने यही दिया जब मुत्तकी साहब बैठे हुए थे न्यू दिल्ली में, कि हमारी सरजमीन पर तो कोई दहशत गर्द मौजूद ही नहीं है और ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, इसको हल करें। कभी ये कहते हैं कि जी ठीक है, इसको हम तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे, और फिर लेटेस्ट यही सुनने में आया कि फिर वो पाकिस्तान से 8 से 10 अरब रुपया मांग रहे हैं कि आप हमें दे दें, हम इनको रीलोकेट करें। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इनके बयानात हैं और इस हवाले से उनकी पोजीशन बनती रही है। लेकिन इसमें आप देखें, हम ना जो हम नहीं कह रहे ना, वो ये है कि कल की अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, आई एम श्योर कि गुजरी होगी डेफिनेटली, यूनाइटेड नेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट ये बताती है कि 6000 हार्डन क्रिमिनल TTPA के दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा भी जो अपने करीबी हमसाए हैं उन पर दहशत गर्दी करवाते हैं। ख़ास तौर पे चाइना का जिक्र आता है, सेंट्रल एशियन ममालिक का जिक्र आता है। ठीक है, अभी मॉस्को फॉर्मेट हुआ पिछले हफ्ते, 2-2.5 हफ्ते पहले, वहाँ पे भी आपने देखा कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान ने ये कहा कि जी ये दहशत गर्दी जो ख़त्म होनी चाहिए और ये अफ़गान सरजमीन जो है वो हमसायों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उससे पहले हम ना देखें कि अगस्त में जब ये यूनाइटेड नेशन का ये सेशन हो रहा था और वहाँ पे अभी भी बल्कि हो रहा है इजलास, तो वहाँ पे भी यहाँ सारे इकट्ठे हुए थे, अलहदा एक सीटिंग हुई थी, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के कुछ लोग बैठे हुए थे उसमें, और वहाँ पे उनको बाकायदा तौर पे कहा गया कि जी आपकी सरजमीन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, इसको रोकें, ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं है और ये मामलात अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो आपको बहुत नुकसान होगा। इतनी वार्निंग भी दी गई, इतनी क्लियर कट बातें पाकिस्तान की तरफ से आमना की गई, इसके बावजूद आपने देखा कि अब ये एक न्यू नॉर्मल जो बना है हिंदुस्तान में जाके, जो आपने वो कहते हैं ना कि अफ़गानिस्तान की पीठ पे अब हिंदुस्तान आके बैठ गया है, वो $60 मिलियन की बातें जो है ना अब बड़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं कि पहले $45 मिलियन बाइडन गवर्नमेंट देती थी जो आके इन्होंने बंद कर दिए थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, अब $60 मिलियन इंडियन ने ऑफ़र किए हैं। और मज़ेदारी की बात है वो सिर्फ ये कि जी आपने दहशत गर्दी पाकिस्तान में करानी है, तो ये माज़रत के साथ मर्सनरीज़ का रोल प्ले कर रहे हैं इन्होंने। आपने देख लें, कोई इनकी फॉर्मल ना इकॉनमी है ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है किसी तरीके से। अभी लोग तो इस बात पे भी तंज़ कर रहे हैं कि भी ये कौन सी हुकूमत है जो 4 साल होने के बाद अबूरी हुकूमत है, आप नए सेटअप का ऐलान क्यों नहीं करते, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते। आपने जिस तरीके से औरतों के ख़िलाफ़
इंटरनेट बंद कर दिया, हर चीज़ आपने जिस तरह अपने मुल्क के अंदर मसाइल मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और अपने हमसाये को खिलाफ भी कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात जो हमने ये है कि जो दोहा में जो बातचीत होनी है, दो बातें तो पाकिस्तान ने जो इनिशियली बात कही हैं और यही उनको बताया गया, ये सबूत दे दिए गए हैं दोहा की गवर्नमेंट को, कतर की गवर्नमेंट को, कि ये आप देखें हमारी बात छोड़ दें, ये जो बाकी ममालिक कह रहे हैं इनकी बात सुनें। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी इस सूरत में हम इनके साथ मामला जो है ना वो हमले बंद करेंगे या हमारा हाथ होला होगा कि ये पहला ये ऐलान करें कि किसी सूरत में भी आप पाकिस्तान की सरजमीन जो है ना वो दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरा कि आप किसी की प्रॉक्सी नहीं बनेंगे। बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा है हिंदुस्तान की तरफ। तो देखें ये सारी बातें जो है ना बड़ी अच्छी तरह से कतर को पता है। सऊदी अरब बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, वो भी यही कह रहा है कि जी ये जो हुआ है जिस अंदाज से हुआ है इसकी टाइमिंग बड़ी गलत है। अब सारे लोग हम ना उंगलियां जो उठा रहे हैं वो अफ़गानिस्तान पे उठा रहे हैं कि आपके मुत्तकी साहब जब वहाँ बैठे हुए थे तो उस पर आपने हमला किया, ये पाकिस्तान पे रात को हमला किया और चतराल से लेके बलोचिस्तान तक आपने पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे हमले किए। और फिर उसके बाद जब आपकी कमर तोड़ी गई, जब जलालाबाद में और एक आध जगह स्पिल बोंदक में जब आपने देखा स्ट्राइक्स हुई और जब हिल के रह गए तो उसके बाद आपने सॉरी करके कहा जी बातचीत करें। बातचीत के लिए पहल उन्होंने की थी, ये सफारती ज़राए ना सिर्फ पाकिस्तान के बाकी भी कह रहे हैं। तो बड़ी वीक पोजीशन है अफगान तालिबान की, ना तो रिकग्निशन उनकी हो रही है, ना उनके साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान आउट ऑफ दी वे जाके इनके लिए जो ना वो इनकी रिकग्निशन के लिए आपने देखा अपना 2021 के बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने करवाई इस्लामाबाद में इनकी सपोर्ट के लिए। लेकिन माजरत के साथ मुझे हज़रत अली का कॉल याद आता है कि जिसके साथ नेकी करो हम ना उसके शर से बचो। पहले मैं सोचता था ये हज़रत अली ने क्या बात की है, लेकिन इतनी हिकमत है इस बात में। आप अपने देखने घरेलू ज़िंदगी में, रिश्तेदारों की ज़िंदगी में, दोस्तों की ज़िंदगी में, मुल्कों की ज़िंदगी, जिसके साथ आमना आप अच्छाई करोगी वही आप जो है ना वो आपके पीछे पड़ेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान की रही है। बिल्कुल इत्शान साहब साथ ही रहिए। इस स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि जो गज़ा सीज़ फायर अभी डील हुई है जो कि फिर अब एक बार ख़तरे में दिखाई दे रही है। आज जो हालिया बयानात आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, इसके साथ साथ एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता के में दिफाई इत्तेहादों की एक नई बिसात पिछने लगी है। फाइनेंशियल टाइम्स आज ये रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट डील पर बातचीत जारी है, जिसे आइंदा माह वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के वाइट हाउस के मुतवक्के दौरे के दौरान हतमी शक्ल दिए जाने की उम्मीद है। ये माहिदा हालिया अमेरिका कतर दिफाई माहिदे से मिलता जुलता है जो इजरायली हमले के बाद सामने आया है। कतर के बाद सऊदी अरब का अमेरिका से दिफाई माहिदा खित्ते में नई सिफबंदी की निशानदेही कर रहा है। इससे पहले नाजरीन सऊदी अरब ने गुज़श्ता माह पाकिस्तान के साथ भी दिफाई माहिदा किया है। मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हैं। तो शाम साहब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने फॉर्मर एम्बेसडर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये सबसे पहले तो आपको लगता है कि अब ये डील होने जा रही है जैसे फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट भी कर रहा है, कितने चांसेस हैं और सऊदी अरब को इस सारे सिनेरियो में अमेरिका की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, और साथ ही साथ इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन को किस तरीके से एनालाइज करेगा। जी हाँ, ये होता नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल टाइम के अपनी जगह पर बाकी भी इशारे मिल रहे हैं। बहरहाल किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से इसकी कंफर्मेशन पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह हालात वाक़यात जा रहे हैं तो इस पे आदमी समझ सकता है कि ऐसा कोई मामला जल्द फाइनलाइज होने वाला है। और ख़ास तौर पे जबकि क्राउन प्रिंस जा रहे हैं अपने हाल माजी मुस्तकबिल करीब में जा रहे हैं क्राउन प्रिंस वाशिंगटन में, तो वहाँ ये महसूस होता है कि फाइनलाइज होता नजर आ रहा है। और उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे कतर का था। पहली तो बात इसकी फाइनलाइजेशन की। दूसरी, सऊदी अरब को क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई? सऊदी अरब या गल्फ के दूसरे कंट्रीज, उसकी दो वजूहात है। इजराइल कोई रिलायबल मुल्क नहीं है और ये पता है सारों को कि इजराइल का और अमेरिका का एक बहुत अच्छा संगम है, बहुत ज़्यादा उनका आपस में एक कोऑपरेशन है। यहाँ तक कि इजराइल के अकाबरीन और अमेरिका के अकाबरीन कहते रहे हैं कि इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इजराइल। तो इसमें महसूस यही होता है कि गल्फ कंट्रीज चाहते हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व हो, लीगली इन्वॉल्व हो, कि कभी इजराइल अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो अमेरिका उसको मना कर सके, कुछ और नहीं, और लीगली बाउंड होगा कि मदद कर सके। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको इंटरनल खतरात भी काफ़ी होते हैं जो कि बाहर से डिक्टेट किए जा सकते हैं। उनको सबसे बड़ा खतरा
मुस्लिम ब्रदरहुड से रहा है, तमाम गल्फ कंट्रीज को, और मुझसे शेयर किया है ज़ाती तौर पर कुछ सरबराहान ने जब मैं वहाँ सफ़ीर था, और उससे उनके ताल्लुकात जब किसी ज़माने में कतर से ख़राब हुए या तुर्की से ख़राब हुए, तो वो इसीलिए इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी फोर्सेस अपने लिए मुख्तलिफ जगहों पर कैंप कराया कि कहीं कोई दूसरा फरीक हमारे मुल्क में गड़बड़ फैला के हमारे किसी उसकी कुर्सियों को मुतज़लज़ल ना कर दे। ये उसका तीसरा है। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, तो पाकिस्तान को इस पे न कोई एतराज़ होना चाहिए, ना पाकिस्तान की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट अपनी जगह पर कायम, पाकिस्तान की अपनी एक जो कुव्वत, सलाहियत और जो अस्करी कुव्वत के साथ साथ जो मैन पावर है, वो अमेरिका के उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अमेरिका के बेस जो फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक और वैसे जो ज़राए से अंदाज़ा हो रहा है, वो अमेरिका से सऊदी अरब इंटेलिजेंस कोऑपरेशन चाहता है, मिसाइल्स कोऑपरेशन चाहता है, ज़ाहिर है आयरन डोम वगैरह का उसमें होगा सिलसिला, और बाकी हथियार, औजार, इक्विपमेंट, और साथ में मैन पावर की अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर डिपेंड करता है कि फाइनली ये किस किस्म का एग्रीमेंट, मुझे नहीं मालूम होता कि होगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए इसको फॉर्मलाइज किया जा सकता है कतर के मॉडल के मुताबिक। और जो सऊदी अरब के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था डिफेंस, यही जो पैक्ट हुआ था, उसकी हैसियत उतनी ही बरकरार है? उसकी हैसियत में कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आता है बिल्कुल। और हमारा ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आने वाले दिनों में महसूस होता है सऊदी अरब के डिफेंस कोऑपरेशन एंड डिफेंस एग्रीमेंट, जिसको आप कह लें एग्रीमेंट, उसको कानूनी तौर पर इंटरनेशनल कानून की ज़ुबान में एग्रीमेंट नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक अरेंजमेंट होगा जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत फॉर्मलाइज करेंगे, जैसे कतर को किया। तो उसकी हैसियत, क्योंकि वो सेनेट से रेटिफाई नहीं हुआ होगा, तो उसके क्योंकि अमेरिकन कानून के मुताबिक और दुनिया में ज़्यादातर ममालिक उनके अपने दस्तूर और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो रेटिफाई करने पड़ते हैं उस मुल्क की पार्लियामेंट को, या जो भी उस मुल्क में निज़ाम है। तो उस लिहाज से रेटिफाई तो नहीं होगा जैसे ये कतर का है। और इसमें एक इसका जो डाउन साइड ये है कि वो उससे किसी वक्त भी रुख मोड़ा जा सकता है, जो जिस मुल्क का के दरमियान में ये फॉर्मल चीज़ें तय होती हैं। पाकिस्तान का तो एग्रीमेंट है, लिहाजा पाकिस्तान का उससे ज़्यादा कवी और मजबूत है। पाकिस्तान के जो सलाहियत और जो इक्विपमेंट और वेपन्स और इंटेलिजेंस का जो निज़ाम है, ज़ाहिर है वो अमेरिका उसके साजो सामान और अपनी जो साइबर स्पेस है उसमें उसको बहुत ज़्यादा बड़ी सबकत हासिल है। तो एक लिहाज से पाकिस्तान की भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी। जो चीज़ें सऊदी अरबिया हासिल करेगा पाकिस्तान को अपने डिफेंस पैक्ट के मुताबिक, म्यूचुअल ट्रेनिंग के मुताबिक, म्यूचुअल एक्सरसाइज के मुताबिक, और अगर खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरब पे कोई वक्त पड़े तो पाकिस्तान की मदद, और अगर पाकिस्तान पे पड़े तो सऊदी अरब की मदद, तो ऐसी सूरत में जो वहाँ हथियार अगर हम यही कहें कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप साथ जी चाइना और रशिया के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि उनका भी इस पर रद्द-ए-अमल नहीं आया है, जाहिर है वो चाइना और रशिया इसको बड़े करीब से देख रहे हैं, देख रहे होंगे भी, और साथ में वो देखेंगे कि उनके इंटरेस्ट को कहीं किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता है। मिसाल के तौर पर जो आने वाले दिनों में जब इस किस्म के पैक्ट हो जाएंगे तो रशिया और चाइना का स्पेस ऑब्वियसली कम हो जाएगा इन इलाकों से। तो इसकी एक है, और उस सिलसिले में क्योंकि हमारा यानी पाकिस्तान का सॉवरेन राइट है कि किसी मुल्क से भी वो किसी किस्म का एग्रीमेंट करे, और इसी तरह अमेरिका का या सऊदी अरब या किसी और मुल्क का सॉवरेन राइट है। एक ब्रेक, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एहतशाम साहब की जानिब चलते हैं, और डॉक्टर साहब फिर मैं उसके बाद आपकी जानिब आऊँगी। एहतशाम साहब, ये अगर ये पैक्ट होता है जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, तो इसकी आप किस तरह से देखेंगे कि जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है गल्फ़ में वो किस हद तक बदलेगा, और साथ ही साथ ईरान ख़ास तौर पे, चूँकि हम देख रहे हैं ईरान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह के हैं, और सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात की एक तारीख रही है। सो ईरान के लेंस से देखा जाए तो आप क्या पैगाम है ये? देखिए आमना, अब ये तो बात मेरा ख्याल है बड़े वाज़ेह तौर पे दुनिया को पता चल गई है कि
मिडिल ईस्ट का जो जियो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट है और जो इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट के ममालिक की बढ़ी हैं, वो एक गज़ा और कतर के हमले के बाद बढ़ी हैं। और कतर का हमला तो ये कहा जाता है कि अमेरिका में आज बहस हो रही है, उनके सिक्योरिटी के अदारे भी, पेंटागन भी, बाकी लोग भी, कि हमारी जो 100 साल की स्ट्रेटजी है इसको तबाह कर दिया गया है। हमारा जिसको कहते हैं एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और एक वन ऑफ द मेजर रीज़न्स जो इसराइल को टेबल पे लेके आई है हमने, वो ये है कि जो इसराइल का एक प्राइम मिनिस्टर का एक चीफ एडवाइज़र था, ये जब सारी बातें हो रही थी गज़ा से पैक्ट की, तो उसकी मुलाकात हुई थी अपना इनके ट्रंप के दामाद से और स्टीव विटकॉफ से। तो वहाँ उन्होंने कहा था कि ये आपने हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दी। मिडिल ईस्ट के मालिक हमारे साथ जितने अच्छे थे और हमारे साथ उनके फॉर्मल एग्रीमेंट भी हैं, सिक्योरिटी का हमने अम्ब्रेला भी उनके लिए रखा हुआ है, तो वो तो अब हम पे यकीन ही नहीं करेंगे। ये जो आपने इतनी बड़ी हरकत की है, ये तो हमारा सारा का सारा फ्यूचर का जो हम सोच रहे हैं कि क्या प्लान होगा, और ये जो बात हो रही थी कि अब्राहम एकॉर्ड में लाए जाएंगे ना सिर्फ अरब मालिक और बाकी आप देख लें मुसलमान मुल्क, वो सारा का सारा जो है ना वो धरा का धरा रह गया। तो ये तो एक शदीद दबाव तो वहाँ पे आया है। लेकिन अहम बात आमना ये है जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया, देखें ये जो सऊदी अरब माहिदा चाह रहा है, ये बाइडन के ज़माने में भी था। उस वक्त इनकी नेगोशिएशंस हो रही थी और जो क्लैफ कर गई थी नेगोशिएशन, जब ये आपने देखा 7 अक्टूबर 2023 हुआ था, अपना जब हमला किया गया हमास की तरफ से इजराइल में, और फिर उनका एक जवाब आया, तो ये मामला रुक गए थे, बातचीत रुक गई थी। अब ये दोबारा से इन्होंने शुरू की है। देखिए बुनियादी वजह आमना एक है, हमारे साथ जो एग्रीमेंट है वो तो अपनी जगह असल एग्रीमेंट वही है। अल्लाह ना करे कि बुरा वक्त आएगा तो पाकिस्तान ही खड़ा होगा। अब मसला ये है कि सऊदीज़ को और यूएई के और बाकी जो अमीर ममालिक हैं, इनका प्रॉब्लम यह है कि इनकी एक बहुत बड़ी ट्रिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूरोप अमेरिका में है, और इनकी ज़ाती जो पैसा इनका है अमीरों का, वो भी वहाँ रखा हुआ है। तो नतीजतन ये उनको अमेरिका को पूरी तरह अनॉय भी नहीं कर सकते। आपने देखा माजरत के साथ जब प्रेसिडेंट ट्रंप 3 मुल्कों से होकर गए थे, इतनी उन्होंने 3-4 मुल्कों के बारे में जो मजाक किया था, बातें की थी कि मेरा रेड कारपेट किया, मुझे सोने के चमचों में खिलाया पिलाएगा, तो वो तंज कर रहे थे कि यार उनके पास पैसा है, बाकी अदरवाइज़ कुछ नहीं है। तो सऊदी अरब का आमना जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, उनका ट्रिलियन ऑफ डॉलर का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है ना, वो इस रीजनल सिक्योरिटी अगर नहीं होती ना, तो वो जो है ना धरा का धारा रह जाएगा। वो इसलिए तो एक तो चाहता है कि अपने आप को मजबूत कर ले कतर, और वो अमेरिका को नाराज़ किए बगैर एक सो कॉल्ड सिक्योरिटी अम्ब्रेला उनका भी हो, इसराइल को भी मैसेज हो कि भी देखें आपको तो हम पे हमला करोगे तो इसको नुकसान आता है, लेकिन किसी इवेंचुअलिटी में वो आपको भी पता है, हम सबको पता है कि पाकिस्तान ही उनके साथ खड़ा होगा। दूसरी बात हमने इस वक्त सूरत हाल जो ईरान की आप पूछ रही हैं, देखिए ये अब तक तो यही रहा कि ईरान को सामने रखते हुए अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक किए गए। आपने देखा कि जितनी दोस्ती हो गई थी सऊदी अरब की अपना क्या कहते हैं इसराइल के साथ, वो बुनियादी तौर पे थी कि ईरान को कॉर्नर किया जाए, ईरान इतना तकड़ा ना हो जाए कि हम पे हमला करे। तो सारी की सारी उनकी सिक्योरिटी और डिफेंस का मामला जो है वो ईरान स्पेसिफिक था। अब आपने देखा कि ईरान के हमले के बाद और फिर जिस तरीके से हालात तेज़ी के साथ बदले हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया है, सऊदी अरब ईरान के तल्लुकात में बेहतरी आई है। अब उनको पता चल गया कि असल दुश्मन ईरान नहीं है, असल दुश्मन जो है ना वो इजरायली है, जिसकी पूरी की पूरी बैकिंग जो है अमेरिका कर रहा होता है। तो नतीजतन ये कहा जा रहा है कि मिलने जाएंगे MBS, वहाँ जाके माहिदा फाइनलाइज होगा, वो किसी तरह का होता है, किस तरह का सिक्योरिटी अम्ब्रेला उनको दिया जाता है, क्या होता है, वो एक मैसेजिंग है, पॉस्चरिंग है, मैं तो कहूँगा वो इसराइल के लिए, वो उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपने देख लिया आपने जाके उनकी पार्लियामेंट में ट्रंप ने डॉक्टर साहब से मैं ईरान वाले पे अमेरिका के सदर ने जी आप पूछ लें। आखिरी बात आमना, जो आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनकी पार्लियामेंट में जाके जितनी तारीफें इसराइल की हैं, और इसराइल के तो लोग यही कहते हैं कि अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहती तो हमारे तो मामला बहुत ख़राब हो गए थे। वो तो दुआएं करते हैं कि ये ट्रंप साहब आ गए। तो ट्रंप साहब की भी आप देख लें मकबूलियत है, अगरचे दूसरा इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन आप देख लें यहूदी लॉबी, ज़ानिस्ट लॉबी अगर ना हो तो उनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी, लिहाजा वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब जी, आप ईरान के हवाले से कोई बात कर रही हैं, तो ईरान के हवाले से ईरान के बारे में तो अभी शर्म शेख में भी और पार्लियामेंट कैंसेट में इसराइल में, यानी इसराइल की पार्लियामेंट में बहुत वाज़ेह तौर पर ट्रंप ने बयान कर दिया कि ईरान तो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया है और जौहरी सलाहियत उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसराइल किसी और किस्म की क्लेम्स कर रहा है और बाकी खबरें कुछ और आ रही हैं, लेकिन बहरहाल ये डोनाल्ड ट्रंप की खबर है और उसने उसको बड़े तरीके से बता दिया कि B-2 बॉम्बर्स किस तरह गया और 1000 जहाज
वगैरह वगैरह सारी चीजें उन्होंने बता दी। और वो इजराइल को एक कॉन्फिडेंस देने वाली बात थी कि भाई अभी ईरान की तरफ से तुम्हें कभी हमला नहीं होगा, ईरान की तरफ से प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाद में कह भी दिया कि ईरान को हम जो है वो बिल्कुल उसको शामिल करेंगे इस मामले में। वो तो खैर यहाँ तक कह गए कि ईरान खुद ब खुद उसने बताया है और कहा है कि जी हम भी इसमें आपके साथ डील करना चाहते हैं। तो उसमें हकीकत जो भी है, लेकिन इजराइल जो इस वक्त जितने 17 साल की सैंक्शन के बाद और तमाम मुसीबतों के बाद इजराइल अभी उस स्टेज पर है कि अगर इजराइल को कोई उसकी अपनी कौमी अना को, वक़ार को अगर किसी किस्म का कोई झटका ना मिले या उसको गजवंद ना हो, तो ईरान इस मामले में खामोशी अख्तियार करेगा। और ईरान JCPO का मामला तो ख़त्म ही कर दिया ट्रंप ने कि उसको मैंने बिल्कुल ख़त्म टर्मिनेट कर दिया था। अभी नए टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो दोबारा नेगोशिएशन की गुफ्तशुनूद का इंदिया दिया गया है, अगर वो सिलसिला जिस तरह ही चल रहा है तो ईरान भी मैं समझता हूँ कि नहीं चाहेगा कि वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहे। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, एहतशामुल हक साहब, आप दोनों का शुक्रिया। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन। दुनिया तेजी से बदल रही है और ऐसे ही पासपोर्ट्स की दर्जाबंदी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की दर्जाबंदी में पाकिस्तान 100वें नंबर से गिरकर 103वें नंबर पर आ गया है। ये इंडेक्स दुनिया के 199 पासपोर्ट्स की इस बुनियाद पर दर्जाबंदी करता है कि कौन सा पासपोर्ट रखने वाले कितने ममालिक में बगैर वीज़े के सफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी 33 ममालिक में बगैर वीज़े के जा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान से नीचे सिर्फ इराकी पासपोर्ट 104वें, सीरियन पासपोर्ट की बात करें तो 105वें और अफगानिस्तान का पासपोर्ट 106वें नंबर पर है। सिंगापुर एक बार फिर सर फहरिस्त है, जिसके शहरी 193 ममालिक में वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं, जबकि अमरीकी पासपोर्ट पहली बार टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। अब क्या ऐसे में अडॉप्ट करने की हमें ज़रूरत है कि हमारी जो दर्जाबंदी है या रैंकिंग है पाकिस्तान की पासपोर्ट की वो बेहतर हो? इसी पर बात करने के लिए हमाद रुहेला एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच हमाद। पाकिस्तान, हम तो ये बात करते आ रहे थे, अब हालिया हमने अभी देखा कि जो मामला पाकिस्तान के चल रहे हैं तो पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पर बेहतर हुआ है, उसकी पोजीशन बेहतर हुई है। सो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो वीक रैंकिंग में जा रहा है, और उन वजूहात को हमें एड्रेस करने की फौरी तौर पर ज़रूरत है? तो हमें क्या ऐसी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए इन वजूहात को देखते हुए? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि फॉरेन फ्रंट के ऊपर हम लोग कुछ बेहतर परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। मैं उस तरफ आता हूं कि क्या वजह है कि अभी भी हम यहाँ पर इन इंडेक्सेस में इतना अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। लेकिन इससे पहले इन इंडेक्सेस को समझना जरूरी है, और क्या एक ही इंडेक्स है जो ये सामने हमारी ऐसी रिपोर्ट्स लाता है या एक से ज्यादा है, और उनमें क्या फर्क है, ये मैं आपके सुनने वालों को बताता चलूं। ऐसे एक से ज्यादा इदारे हैं जो वक्तन फवक्तन ऐसी रिपोर्ट्स शाया करते रहते हैं, जिसमें मेजर फैक्टर तो जैसे आपने बताया यही होता है कि कोई भी किसी भी मुल्क का शहरी उसके लिए किस हद तक आसान है बाकी दुनिया तक रसाई रखना। अगर हम इस बात को इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं, बल्कि ये भी कहना दुरुस्त है कि ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं जब, तो ऐसे लगता है कि ये कोई ट्रेवल कन्वीनियंस का इंडेक्स है। ये बात इतनी सादा नहीं है, दुनिया इसको इस तरीके से नहीं समझती। इसको ट्रेवल कन्वीनियंस इंडेक्स नहीं समझा जाता, इसको एक ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वो इंडेक्सेस हैं जो हमें बताती हैं कि किस मुल्क की दुनिया में क्या क्रेडिबिलिटी है और दुनिया उसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखती है। पाकिस्तान की आपने बात की तो हम कंसिस्टेंटली ऐसे इंडेक्सेस में बुरा परफॉर्म करते आ रहे हैं। जिस इंडेक्स का आपने भी नाम लिया उसमें भी हम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास एक रास्ता तो ये है कि हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें और ये कह दें एक दूसरे को कि ये सिर्फ एक ट्रेवल इंडेक्स है और ट्रेवल कन्वीनियंस इंडेक्स है, इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। तो ये दुरुस्त नहीं होगा। आंखें बंद करने से खतरे टलते नहीं है, मसाइल हल नहीं होते। हमने अभी तक देखा कि हम इस इशू को उतना सीरियस नहीं ले रहे। इसी वजह से ईयर बाय ईयर अगर आप हमारी परफॉर्मेंस देखें तो हम इंडेक्सेस में नीचे आते जा रहे हैं। मैं ये समझाता चलूं आपके देखने वालों को कि जो पासपोर्ट है ये अब सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो नहीं रह गया, ये एक सिंबल ऑफ रेपुटेशन है। जो किसी भी मुल्क का शहरी दुनिया में कहीं भी जाता है तो वो साथ लेकर जाता है, अपने मुल्क की रेपुटेशन साथ लेकर जाता है, जिसको या तो वो बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनता है या वो उसके लिए बैज ऑफ एम्बैरेसमेंट बनती है। अगर उसका मुल्क दुनिया को नहीं कन्विंस कर पाता, जो आपका भी सवाल है कि क्या फैक्टर्स होते हैं, अगर उसका मुल्क दुनिया को नहीं कन्विंस कर पाता कि क्या उसके मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, गवर्नेंस बेहतर है, तो फिर इस इंडेक्स में उसकी रैंकिंग कुछ बेहतर नहीं आती, जैसे पाकिस्तान की बेहतर नहीं आ रही है। अगर हम स्पेसिफिकली हेनले की बात करें, क्योंकि ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट हमारे सामने आई है और ये रिपोर्ट्स शाया करने वाला सबसे पुराना कंपैरेटिवली पुराना इदारा भी है, तो इसकी
की बात करें तो ये ज्यादा जबान ज़द आम है, ज्यादा लोगों को इसका पता होता है। पाकिस्तान इस पे भी बहुत कुछ सालों से, 7-8 सालों से, 2018 से भी अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली बुरा परफॉर्म करता आ रहा है। इसकी रैंकिंग्स नीचे जा रही हैं। टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज जैसे आपने बताई हैं, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, जापान जैसी हैं, और हम जिन ममालिक के साथ खड़े हैं वो शाम है, इराक है, अफगानिस्तान है। तो क्लियरली दुनिया अगर हमें इस नजर से देख रही है, जिस नजर से वो शाम, इराक और अफगानिस्तान को देख रही है, तो हम अपना इमेज, हम अपना पर्सपेक्टिव, हम अपना नैरेटिव दुनिया तक नहीं पहुंचा पाए हैं। तो ये तो हेनले इंडेक्स हो गया। इसके साथ एक और इंडेक्स भी आता है, इसी से मिलता जुलता एक और कंपनी भी देती है, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स। उसका स्कोप थोड़ा बड़ा होता है इससे। उसके अंदर सिर्फ वीजा फ्री एंट्री को नहीं देखा जाता, उसके अंदर और चीजों को भी देखा जाता है कि उस मुल्क के में ह्यूमन राइट्स का क्या अमल दखल है, वहां की टैक्स पॉलिसीज क्या है, वहां के आम शहरियों को पर्सनल फ्रीडम किस हद तक है। तो जब हम देखते हैं कि उनका ब्रॉडर स्कोप हो जाता है, तो वहां पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मजीद नीचे आती दिखाई देती है। और वहां पर जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज होती हैं वो आयरलैंड होती है, स्विट्जरलैंड होती है, पुर्तगाल होती है। ऐसे ही एक थर्ड इशूइंग बॉडी भी है जिसका जो आर्टेंस कैपिटल के नाम से पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है। उसके अंदर भी उसका स्कोप भी जैसे नोमैड पासपोर्ट स्कोप का थोड़ा ब्रॉडर स्कोप है कंपैरेटिवली टू हेनले इंडेक्स, इसका स्कोप भी थोड़ा बड़ा है। इसके अंदर ग्लोबल मोबिलिटी स्कोर तो दिया जाता है कि वीजा फ्री एंट्रीज वगैरह कैसी हैं, उसको भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन सिटीजनशिप क्वालिटी को भी साथ ही साथ देखा जाता है। अब सिटीजनशिप क्वालिटी में आ जाते हैं कि वहां का जस्टिस सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है। इस इंडेक्स में देखें तो आप यूएई को देखें, वो अपनी डिप्लोमेटिक रीच की वजह से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ट्रेवल एग्रीमेंट्स अपने मजबूत कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के साथ कर रहा है। पाकिस्तान के पास क्योंकि इस तरीके के ट्रेवल पार्टनरशिप्स भी नहीं है, जैसे हमें पता, अभी आपने बताया कि हम ज्यादातर मुल्क में बगैर वीजे के नहीं जा सकते, तो हम वहां पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। हम अगर अपने खित्ते की तरफ देखें, चाइना की तरफ देखें, तो चाइना भी बहुत बेहतर आगे जा रहा है, बहुत तेजी से आगे जा रहा है। लैटिन अमेरिका के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ उसके ऐसे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जिसके साथ मैदान जंग में तो हम मुकाबला अच्छे तरीके से सुरखरू हो जाते हैं, हमें बाकी मैदानों में भी उसके साथ मुकाबला करना है, वो भी हमारे से बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है इस इंडेक्स की हद तक अगर बात की जाए। हमारे अरबाब इख्तियार को समझना पड़ेगा कि आज के दौर में जहां हम रह रहे हैं, यहाँ पे मोबिलिटी इज डिप्लोमेसी। अगर हम अपनी मोबिलिटी, अपनी लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी बेहतर कर सकते हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कामयाब होती दिखाई देगी, वरना कामयाब नहीं बिल्कुल होगी। और जब हम इकोनॉमी को अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं, बिल्कुल, तो उसमें क्या आपकी इकोनॉमी पे किस हद तक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इस पे असरात आएंगे, शायद हम इसको सोच नहीं रहे, संजीदा नहीं ले रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी इसी तरफ आ रहा था कि अगर जब हम इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, तो जहां इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, हमें वहां पर वीजा फैसिलिटेशन कंपोनेंट को भी सामने रखना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाए, अगर हम ऐसी अरेंजमेंट ऑफर करें दूसरे ममालिक और उनसे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स ले पाए, तो आप सोचिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए कितने मौके सामने आएंगे और कारोबार के कितने मौके सामने आएंगे। अगर हम इस रास्ते पे जाना चाहते हैं तो हमें सेंट्रल एशिया के साथ जहां हमारा फोकस है, हमें अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज कुछ बेहतर हैं, हमारे कोई जियोपॉलिटिकल बैरियर्स भी उनके साथ नहीं है। अगर हमारी हुकूमत इस बारे में संजीदा है और अपनी संजीदगी दिखाना चाहती है, तो उनको चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दें, और साथ ही साथ मैं तो कहूंगा कि एक नेशनल मोबिलिटी रिपोर्ट भी सालाना इशू करना शुरू करें, जिसके अंदर वो अपने मोबिलिटी टारगेट्स आवाम को बताएं, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, आवाम को पता हो आपके टारगेट्स क्या हैं, ताकि वो कल को आपको अकाउंटेबल ठहरा सके। ऐसा करने से आप ही की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी हुकूमत को और हर हुकूमत को बहुत जरूरत रहती है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच हमाद रुहेला, इस पर आपने कॉम्प्रिहेंसिवली अपना जो एनालिसिस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और स्टोरी उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम के हवाले से, जो कि हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है। 19 अक्टूबर को पाकिस्तान चाइना से पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 लॉन्च करने जा रहा है। ये सैटेलाइट एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग और इसके अलावा जो माहौलियाती निगरानी है उसमें इनकलाब बर्पा करेगा। इसके अलावा फ्लड की पेशगोई, ज़मीन खिसकने, लैंडस्लाइड्स की निगरानी और जोग्राफियाई ख़तरात के तज्जिए में बेहतरी आएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर
जो हमारे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उस हवाले से, और अर्बन प्लानिंग, और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है, इस जैसे अहम शोबों में सैटेलाइट डेटा कलीदी किरदार अदा करने जा रहा है, जिसके ज़रिए फसलों की जो पैदावार है उसमें 20% तक इजाफा मुतवक्की है। ये पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होने जा रही है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सुपार कलेक्टर AKM शफात अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच शफात साहब। ये कहिएगा कि ये जो HS1 है, ये जो प्रीवियस हमारे जो सैटेलाइट से उससे किस तरह से बेहतर होगा, और साथ ही साथ जो इसमें लिखा गया है कि 15 to 20% तक जो हमारी एग्रीकल्चर पैदावार होगी उसको बूस्ट करेगा, ये हम समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से करेगा, और जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले मामलात हैं, यानी जो अगर कोई डिज़ास्टर आता है तो उसको टाइमली कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले इंशाल्लाह हमारा हाइपरस्पेक्ट्रल HS1 जो सेटेलाइट इंशाल्लाह 19 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है, तो इसमें इस सेटेलाइट की मदद से ना सिर्फ हम जो आपने हमें बताया है कि ज़राअत के शोबे में और दूसरे शोबाजात में हम इसकी निगरानी कर सकेंगे, इसके साथ हम जो हमारे कुदरती मिनरल्स होते हैं जो कि ज़ेर ज़मीन होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इससे पहले जो हमारी सेटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट्स है रिमोट सेंसिंग में, वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट्स की मदद से हम ज़मीनी इमेज को लेके हम उसको इस्तेमाल करते थे डिफरेंट शोबाजात में, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर है, हमारे अर्बन प्लानिंग, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है जी, इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये इंशाल्लाह जब ये सेटेलाइट लॉन्च होगी तो इस सेटेलाइट की मदद से, ये एक डिफरेंट नौयत की सेटेलाइट है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं, तो जितनी भी हमारी कुदरती जो मिनरल्स होते हैं जो ज़ेर ज़मीन हैं, उन कुदरती मिनरल्स की एक अपनी सिग्नेचर्स होते हैं, हीट सिग्नेचर्स होते हैं, उनके स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं जिनको हमने डिटेक्ट करेंगे सेटेलाइट की मदद से। तो ज़ेर ज़मीन जो हमारी जितनी भी ये मिनरल्स होंगे इनको हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, और साथ में जो हमारी ज़राअत के शोबे में जिसमें हम 15 से 20% की जो इन्हांसमेंट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेटेलाइट की मदद से, तो ऐसी जगहें भी इसमें निशानदेही की जाएंगी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जो ज़मीनें जिन जिन काश्त के लिए मुनसर हो सकती हैं। तो जब वो हम उन काश्तकारों को ये बताया जाएगा कि इन जगहों पे आप ये फसलें काश्त करें, तो उसकी मदद से आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी इन्हांस होगी, और इस तरीके से जो 50 to 20% की जो एक प्रिडिक्शन है, एक अप्रॉक्सीमेट है कि आप इससे अचीव कर सकेंगे, तो वो इस तरीके से आप इसको अचीव कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट जो हमारी ऑलरेडी लॉन्च हुई हुई हैं, और इसकी कामयाबी के चांसेस जो कि हमने जो टारगेट सेट किए हैं वो आप कितने देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह देखें, यानी ये एक बड़ा माइलस्टोन है, और इंशाल्लाह इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स मिल के स्पार्को के साथ जब इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह, तो कामयाबी की पूरी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह के वक्त के साथ साथ ये हमारी ज़राअत का शोबा भी इसमें काफ़ी एक्सेल करेगा। और साथ में जो दूसरे जो हमारे जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को जो सेटअप्स को जो तस्वीर चाहिए होती है पोस्ट डिज़ास्टर रिलीफ के लिए, तो वो भी इस सेटेलाइट की मदद से काफ़ी टाइमली ये प्रोवाइड की जा सकेंगी। तो इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह इस सेटेलाइट की मदद से, और जो हमारी इससे पहले की सेटेलाइट थी, सब मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके इसको इम्प्रूव करेंगे। विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। AKM शफात अली साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के हवाले से। गोल्ड कभी भी सस्ता नहीं रहा नाजरीन, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर की कीमतों को भी पर लग गए हैं। इन मेटल्स की कीमतों को लेकर चहमगोइयाँ ये हो रही हैं कि शायद कोई बड़ी जंग छिड़ने वाली है, या फिर दुनिया किसी नई मुआशी जंग की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान में नाजरीन सिर्फ 3 माह में सिल्वर 27% इसकी प्राइसेस हाई हुई, और इसकी कीमत 4000 से बढ़कर 5100 रुपये फ़ी तोला तक जा पहुंची है। आलमी मंडी में अगर हम बात करें तो चांदी की कीमत 33% बढ़कर $50 फ़ी औंस से तजावुज़ कर गई है। गोल्ड तो पहले ही तारीखी सतह पर 4,50,000 रुपये फ़ी तोला फ़रोख्त हो रहा है। इस इजाफे की वजह सिर्फ अनसर्टनटी या हम खौफ नहीं देख रहे, बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती हुई और डॉलर से गुरेज करने के आलमी रुझान का भी हाथ है। ब्रिक्स कंट्रीज़ चाइना, रशिया, इंडिया बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर बाय कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और यूरोप में पॉलिटिकल अनसर्टनटी ने भी इन्वेस्टर्स को कीमती धाते खरीदने पर मजबूर कर दिया। सोने के बाद जहां तक हम सिल्वर की बात करते हैं, ये अब सिर्फ सस्ते जेवरात नहीं बल्कि शमसी तवानाई, इलेक्ट्रिकल कार्स और मोबाइल फ़ोन्स की भी ज़रूरत बन चुकी है।
जिसकी वजह से इसकी कीमत भी मुसलसल बढ़ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये कीमती मेटल्स नई आलमी मईशत की समत बदलने जा रही है या फिर ये तेज़ी से किसी आने वाले बहरान कर रही है। इस हवाले से प्रोग्राम के आखिर में आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।